का जो टॉपिक है बेटा वो है वर्क एनर्जी थ्योरम। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे काफ़ी सवाल भी आते हैं। तो पहले बेसिक वर्क एनर्जी थ्योरम होता है क्या वो देख लेते हैं। इस अभी जो वर्क एनर्जी थ्योरम आपको कराऊंगा वो आपका कुछ हद तक आप कह सकते हो कि बोर्ड्स लेवल का वर्क एनर्जी थ्योरम कराऊंगा। इस बोर्ड्स लेवल का वर्क एनर्जी थ्योरम कराने के बाद कुछ सम्स कराऊंगा आपको बोर्ड्स लेवल के। इसके बाद मैं आपको कॉम्पिटिटिव लेवल का वर्क एनर्जी थ्योरम कराऊंगा और उसके कुछ सम्स कराऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखो ये वाला बोर्ड्स लेवल के लिए है और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है एग्जाम्स के लिए। इसका डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको बस क्या करना है, मतलब अगर एग्जाम वगैरह में आता है तो आपको यही डेरिवेशन जो मैं अभी करा रहा हूँ ये वाला करना है। इसके बाद मैं एक और वर्क एनर्जी थ्योरम कराऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाला, वो आपको एग्जाम में नहीं करना है, एग्जाम में नहीं करना है। ठीक है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। ये बात एकदम मैंने बताई थी, सोचते जागते याद रहनी चाहिए। फोर्स क्या होता है बेटा, मास इंटू एक्सेलरेशन है ना, डॉट डी एस। एक बात बताएं, बॉडी का मास कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी डॉट डी एस। ठीक है, इंटीग्रेशन एम डी वी, डी टी को यहाँ लेके चले जाओ। डी एस बाई डी टी क्या होता है, स्मॉल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल चेंज इन टाइम, वेलोसिटी होती है ना। तो ये बेटा आपका आ गया एम इंटीग्रेशन ऑफ, ये वेलोसिटी हो गई v इंटू डी वी। तो v इंटू डी वी, वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन बेटा वेलोसिटी है। मान लो इनिशियल वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा m इंटू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v स्क्वायर बाई टू, u से लेकर v तक। तो ये m इंटू वी स्क्वायर बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू, एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू। ये बेटा आपका हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू वर्क डन। तो वर्क डन बेटा होता है आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। बेटा ये आपका वर्क एनर्जी थ्योरम है, आपको बस इसको नोट डाउन करना है और इसमें सवाल मैं आपको दिखाता हूँ बेटा करके। ठीक है, आप बस इसको नोट डाउन कीजिए। हाँ तो बच्चों को सवाल करते हैं। हालांकि देखो शायद बोर्ड में एक्चुअली मैं डे में वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ा रिफ्लेक्शन की वजह से क्वेश्चन शायद रीड आउट करने में प्रॉब्लम होगा, बट आई विल स्टिल रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू, ताकि अगर कहीं पर रिफ्लेक्शन की वजह से आपको नहीं दिख रहा तो आपको सुनाई पड़ जाए। स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 10 मीटर, फाइंड द वेलोसिटी बिफोर हिट्स द ग्राउंड। मतलब एक स्टोन है 1 kg का, उसे 10 मीटर हाइट से जस्ट ड्रॉप किया गया, बोला है कितना वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेगा। अपने को पता है, अच्छा ये काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हो आप लोग, लेकिन हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करेंगे। तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है बेटा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक बात बताइए, यहाँ पे जब बॉडी नीचे आ रहा है एकमात्र कौन सा फोर्सेस में वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अच्छा ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ। ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, बॉडी डिस्प्लेस भी नीचे की तरफ हो रही है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स विल बी पॉजिटिव, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है बेटा, सेम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, एम जी इंटू एच क्या है बेटा 10। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा इस पॉइंट पे 0, क्योंकि वेलोसिटी 0 है। तो बेटा आपका एम और एम कैंसिल गया, 2g इंटू 10 रूट ओवर इक्वल टू आपका v आ गया बेटा, g का वैल्यू 10 मान लें, 10 रूट 2 आंसर है। ठीक है, तो ये सिंपल सा सवाल था जो मैंने कराया ताकि आप वार्म अप हो जाएं। ये थोड़ा अच्छा लेवल का सवाल है, हालांकि ये भी उतना कठिन है नहीं। फाइंड द वेलोसिटी विथ, अब सुने में ये मैं रीड आउट कर रहा हूँ क्वेश्चन। फाइंड वेलोसिटी विथ विच द स्टोन विल हिट द ग्राउंड। मतलब एक पत्थर है जिसको मैंने 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग से 60 डिग्री एंगल में फेंका, वो पत्थर ऐसे जाके ज़मीन में गिर रहा है। तो आपको बताना है बेटा वो जो पत्थर ज़मीन में गिरेगा कितना रफ्तार से गिरेगा, कितना रफ्तार से वो पत्थर गिरेगा। हालांकि आपको लगेगा सर क्या प्रोजेक्टाइल का घटिया क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन आपने दे दिया। हालांकि एक प्रोजेक्टाइल का कठिन क्वेश्चन नहीं, इसको वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलो देखो, एक बात मेरे को बताओ, वी नो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू बेटा के फाइनल माइनस के इनिशियल। जब ये बॉडी ऐसे जा रही थी एकमात्र फोर्स क्या लग रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या लग रहा था बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स बता चुका हूँ। और कंजर्वेटिव फोर्स आपको याद होगा, कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टीज मैंने लास्ट वीडियो में कराई थी, है ना। अच्छा ये बताओ, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करता है वो आपका स्टेट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन, पॉइंट फंक्शन होता है कि पाथ फंक्शन। वो पॉइंट फंक्शन होता है, यानी कि वो आप इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करता है। यानी कि आप ये इनिशियल है, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल से फाइनल पॉइंट में आप ऐसे जाएं,
आप ऐसे चाहें, आप कैसे भी चाहें, आपका वर्क डन क्या रहेगा बेटा, सेम। तो ग्रेविटी ऐसे जाने में जितना वर्क डन करेगी, ऐसे जाने में भी वर्क डन उसका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैं ये कॉम्प्लिकेटेड वाला वर्क डन निकालूं कि आसान वाला निकालूं, आसान वाला निकालूंगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? एक बार फोकस चेक कर लेते हैं। हाँ, फोकस तो बढ़िया दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो बेटा वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, ग्रेविटी इस रास्ते में जो वर्क डन करेगी, क्योंकि बेटा पॉइंट फंक्शन है, यहाँ से यहाँ पे जो वर्क डन, यहाँ से यहाँ पे भी सेम वर्क डन। चलो बच्चों, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, डिस्प्लेसमेंट कितना है, एस, और ये एंगल मान लीजिए थीटा है, ये एंगल मान लीजिए थीटा है। क्या मैं कह सकता हूँ ग्रेविटेशनल फोर्स किस तरफ लग रहा है, नीचे की तरफ mg, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ mg लग रहा है, और डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है। तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्क डन बाय ग्रेविटी विल बी mg इंटू एस इंटू कॉस थीटा। याद है एफ एस कॉस थीटा था वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा, याद है कि नहीं? तो वही कर दिया हमने, ठीक है। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बेटा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम यू स्क्वायर। एम 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 हर जगह से क्या हो जाएगा बेटा, कॉमन जाके कैंसिल हो जाएगा। जी का वैल्यू 10 मान ले। एस कॉस थीटा कितना है, एस कितना है, ये है एस, एस ये थीटा है कि नहीं, तो एस कॉस थीटा 10 होगा कि नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे देखें, 10 बाई एस इक्वल टू क्या होता है बेटा, कॉस थीटा। तो 10 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, एस कॉस थीटा। तो एस कॉस थीटा की जगह क्या लिखेंगे, 10 इक्वल टू हाफ, मास तो कैंसिल हो गया था, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। 10 इंटू 10 ये इस तरफ जाके, ये इस तरफ जाके 200 हो गया। वी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर कितना है बेटा आपका, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, यानी ये हो गया बेटा 10 स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया बेटा 200 प्लस ये हो गया 100, वी इक्वल टू हो गया बेटा रूट ओवर 300, दैट विल बी इक्वल टू 10√3। 10√3 की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 17.3 मीटर पर सेकेंड। देखो भाई सवाल ये प्रोजेक्टाइल का किया जा रहा है, प्रोजेक्टाइल का सवाल किया जाए तो बहुत ही ज़्यादा कठिन सवाल हो जाएगा, लेकिन अगर हम थोड़ा अकल लगाएं तो ये सवाल उतना भी कठिन नहीं है। हम वर्क एनर्जी थ्योरम से बहुत आसानी से इस सवाल को कर सकते हैं। तो ऐसे ही बेटा काफ़ी सारे सवाल होंगे जो आपको आपके उसमें मिल जाएंगे, जब मैं आपको होमवर्क दूंगा उसमें मिल जाएगा। मैं तब भी और भी एक दो सवाल करा देता हूँ ताकि आपको प्रॉपर फील आ जाए बेटा, ठीक है। तो सवाल है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी बिफोर स्टॉपिंग। मतलब बोला क्या गया है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, एक 1 kg का मास है, 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, सरफेस में फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट बेटा आपका 0.1 है, ठीक है। तो ये जब आगे की तरफ ट्रैवल करेगा, आगे कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा, कहीं ना कहीं तो जाके रुकेगा। तो बेटा कहाँ जाके रुकेगा, अच्छा रुकेगा क्यों, ऑब्वियस सी बात है, इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, और जब ये आगे बढ़ेगा तो फ्रिक्शन अपोजिंग फोर्स है। बॉडी जब मोशन इस तरफ होगा तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा, पीछे की तरफ, और जब फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा तो क्या फ्रिक्शन बॉडी को रोकना चाहेगा, बिल्कुल रोकना चाहेगा। तो कितना डिस्टेंस आगे जाने के बाद रुकेगा वो, ये निकालना है अपने को, ठीक है। तो देखो ये कैसे निकालते हैं हम लोग, दिमाग लगाएं, सोचें। पहली बात, फ्रिक्शन किस तरफ लग रहा है बेटा, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन की वैल्यू एक बार निकाल लेते हैं, एफ इक्वल टू बेटा म्यू एन होता है। यहाँ पे नॉर्मल डिरेक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और एम जी नीचे की तरफ लगेगा। हम हॉरिजॉन्टल प्लेन में देख चुके हैं, नीचे की तरफ एम जी लगता है, ऊपर की तरफ नॉर्मल लगता है। एन इक्वल टू क्या होता है बेटा, एम जी। म्यू का वैल्यू 0.1, एम का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, कितना हो गया बेटा, ये 1 न्यूटन, यानी आपका फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गया, 1 न्यूटन। मान लो ये बॉडी, अभी म्यू को मिटा देते हैं, ये बॉडी मान लो इतना डिस्टेंस चली, एस डिस्टेंस चली, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है बेटा, 1 न्यूटन। अपने को पता है वर्क डन इक्वल टू क्या होता है बेटा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो खुद एक बात बता, बॉडी जब यहाँ से यहाँ गई तो क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं इस बॉडी में। इस बॉडी में टोटल 3 फोर्सेस लग रहे हैं। पहला हो गया एम जी, दूसरा हो गया नॉर्मल, तीसरा हो गया फ्रिक्शनल फोर्स। तो तुम एक बात मेरे को अपने दिमाग लगा के बताओ कि भैया नॉर्मल और एम जी कोई वर्क करेगा क्या, नॉर्मल और एम जी कोई भी वर्क करेगा। नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, तो नॉर्मल और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90 डिग्री। सिमिलरली एम जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में भी एंगल 90 डिग्री। तो लेकिन तो ये दोनों कोई वर्क नहीं करेगा, एकमात्र वर्क फ्रिक्शन करेगा। फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, फ्रिक्शन इस तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है, 180 डिग्री, यानी वर्क डन में फ्रिक्शन होगा फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस 180 डिग्री। पता है कि एफ एस कॉस थीटा होता है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना है, 180 डिग्री। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा बेटा, हाँ अच्छा, बॉडी फाइनली क्या आ रही है, रेस्ट में,
तो ये क्या हो गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो, क्योंकि हाफ एम इन टू वी स्क्वायर वी जीरो होता है। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, हाफ मास कितना दिया हुआ है, मास कितना दिया हुआ है, सॉरी ऐसे लिख दो एम यू स्क्वायर, बाद में मास पुट कर देंगे। फ्रिक्शनल फोर्स 1 है, डिस्प्लेसमेंट अपने को निकालना है, कॉस 180 का वैल्यू -1 होता है, ठीक है, माइनस हाफ मास 1 है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है, तो 10 स्क्वायर हो गया। तो अच्छे से देखिएगा माइनस एस इज इक्वल टू -50 आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 50 मीटर, यानी कि बॉडी 50 मीटर आगे जाकर रुकेगी। बहुत ही बढ़िया सवाल, आप नोट डाउन कर लें सवाल को। अगला सवाल में आते हैं, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन। ठीक है, मिटा दो बेटा इसको, बेटा जवाब ही क्या दोगे तुम लोग वीडियो में, ठीक है, आप लोग लिख लें इसको पॉज करके। अगला सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल में ये बोला है कि अभी हॉरिजॉन्टल था, अभी क्या हो गया बेटा, इंक्लाइन हो गया। आपने अगर लॉ ऑफ मोशन देखा होगा तो इंक्लाइन प्लेन की थोड़ी बहुत चर्चा वहाँ पे की गई होगी, ठीक है। तो एक बात समझे, बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन में रखी हुई है, बॉडी जब इंक्लाइन प्लेन में रखी हुई है तो इसमें नीचे की तरफ क्या लगता है, नीचे की तरफ क्या लग रहा है बेटा, mg, नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, ठीक है। और क्या क्या फोर्स लगेगा, यहाँ पे फ्रिक्शन भी दिया हुआ है 0.1, फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना है बेटा 0.1, ये ना भूलें, ठीक है। तो फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा बॉडी, बेटा बॉडी जब नीचे की तरफ आएगी तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इस तरफ। 3 फोर्सेस लग रहे हैं टोटल। आप खुद एक बात बताएं, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस तरफ, अब बोला क्या गया है, बॉडी इंक्लाइन के ऊपर रखी हुई है, वहाँ पे इंक्लाइन में भी फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कितना है बेटा 0.1 का। ऑब्वियसली बॉडी जब स्लाइड करके नीचे आएगी तो फ्रिक्शन की वजह से थोड़ा बहुत एनर्जी का लॉस होगा इसका। तो फाइनली जब नीचे जाएगी कुछ एक वेलोसिटी होगी कि नहीं, वो वेलोसिटी कितनी होगी वो निकालनी है, कितना वेलोसिटी से वो नीचे आएगा। सवाल मैं आपको रीड आउट कर लेता हूँ, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी व्हेन इट स्लाइड्स डाउन द इंक्लाइन, ठीक है। अच्छा एक बात बताएं, अगर ये 10 है, अगर ये 10 है, ये कितना होगा, s कितना होगा, 10/s इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस है ना, साइन 30 कितना होता है हाफ, s हो गया 20 मीटर। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं बेटा कितना 20 मीटर। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। चलो ये बताओ वर्क डन, मैं ये सवाल का सोल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस बेटा इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। आप खुद एक बात बताएं, जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो अपने को निकालनी है, तो वो अच्छा वो ये चीज़ बाद में लिखेंगे, पहले देख लेते हैं वर्क डन कौन कौन कर रहा है। तुम खुद एक बात बताओ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है बेटा, डिस्प्लेसमेंट बॉडी का इस तरफ हो रहा है, बॉडी का डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है। नॉर्मल रिएक्शन तो परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट लग रहा है ना, जो आपको नॉर्मल रिएक्शन है बेटा दैट इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट। तो क्या नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क करेगा, नहीं, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट है, एंड फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा होता है, ये आपको पता ही है, परपेंडिकुलर फोर्सेस कोई वर्क नहीं करते, तो नॉर्मल रिएक्शन कोई वर्क नहीं कर रहा है। mg कोई वर्क करेगा, बिल्कुल करेगा mg वर्क, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, समझ में आया कि नहीं। तो फोर्स कितना लग रहा है बेटा mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा 20, अच्छे से देख डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 20 हो रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखा चुका हूँ ऑलरेडी। इंटू एंगल कितना है बेटा उनके बीच में कॉस, खुद एक बात बता मेरे भाई 30 डिग्री यहाँ पे है, ये 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल कितना होगा बेटा 60 डिग्री, आपको पता ही है। प्लस फ्रिक्शनल फोर्स कोई वर्क कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना वर्क करेगा F इंटू एस कॉस 180 डिग्री, समझ में आ रहा है कि नहीं। इज इक्वल टू क्या होगा बेटा फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल बॉडी रेस्ट में थी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया 0। अब एक बात देखें, एक बार मैं वो निकालता हूँ, क्या कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू क्या होगा म्यू इंटू एन, तो म्यू इंटू, अच्छा क्या बताएं नॉर्मल रिएक्शन ऐसे है, mg का कौन सा कंपोनेंट आएगा, आपने अगर वीडियोस देखे होंगे तो यहाँ पे आएगा बेटा mg cos थीटा, mg यहाँ पे ये mg cos थीटा होता है, मैंने न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में कराया था, ठीक है। ये चीज़ मुझे दोबारा कराने की ज़रूरत नहीं है। इस तरफ क्या आएगा mg cos थीटा, तो m म्यू mg cos थीटा, म्यू का वैल्यू कितना है बेटा 0.1, मास का वैल्यू 1, g का वैल्यू 10, cos थीटा का वैल्यू हो गया cos 30 का वैल्यू हो गया √3/2, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका सिंपली √3/2, ये हो गया 0.865, इसकी वैल्यू होती है बेटा
0.865 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना लग रहा है बेटा? 0.865 न्यूटन। ये सब में देखो फ्रिक्शनल फोर्स निकलवाना मैं ऑलरेडी आपको फ्रिक्शन में भी करा चुका हूँ, लॉ ऑफ मोशन में भी करा चुका हूँ, तो आप वो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। मास का वैल्यू 1, जी का वैल्यू 10, 20, कॉस 60 कितना होता है बेटा? कॉस 60 इज हाफ, प्लस फ्रिक्शनल का वैल्यू कितना है? 0.865 इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बेटा? डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? 20 इंटू कॉस 180 कितना होता है बेटा? -1, दैट इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? हाफ एम इंटू वी स्क्वायर। मास कितना है बेटा? 1, ठीक है। चलो अच्छे से देखो, इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है v। क्या आप v निकाल सकते हैं? बिल्कुल आप v निकाल सकते हैं। देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ये बेटा हो गया 100, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 17.3, 17.3 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू क्या बेटा? वी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करते बेटा, ये हो तेरा हो गया 82.6, सही लिखा है ना, इंटू 2 इक्वल टू कितना हो गया? वी स्क्वायर। ये हो गया बेटा 165.2 इक्वल टू वी स्क्वायर हो गया। तो v हो गया √165.2। इसकी वैल्यू अंदाजे में आएगी बेटा 12.8 मीटर पर सेकंड। आप चेक करके देख लेना, ठीक है, ऐसा ही कुछ आना चाहिए। 141 12.7 के आसपास आएगा, 12.7 12.8 के आसपास आएगा, ठीक है बेटा। नोट डाउन कर लें इस चीज़ को, बहुत ही बढ़िया सवाल था, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट इसमें कवर किए गए हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा। तो बच्चों जिन लोग को बोर्ड्स का तैयारी करना है, वीडियो को यही बंद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, आगे सिर्फ कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट चलेगा, ठीक है। बोर्ड्स वाला हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम मैं करा चुका हूँ, अच्छे अच्छे सवाल भी करा चुका हूँ, आपको बस होमवर्क करना है। तो कॉम्पिटिटिव वालों के लिए अभी से शुरू होता है। देखिए भाई, वर्क डन अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये आपको याद होगा, ये मान ले अर्थ है, ये ज़मीन है, एक बॉडी है, बॉडी को मैंने ऊपर उठाया। जब बॉडी को मैंने ऊपर उठाया, तो जब ऊपर उठा रहा था मैं अर्थ के अगेंस्ट काम कर रहा था कि नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का कॉमन एग्जांपल क्या है बेटा? ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स दिमाग में रख के सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब मैं बॉडी को उठा रहा हूँ तो क्या मैं ग्रेविटेशनल फोर्स के खिलाफ उठा रहा हूँ बॉडी को? बिल्कुल, इसीलिए बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ के mgh हो जाता है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी में राइज होगा और उसका क्या कहेंगे? डेल्टा यू पॉजिटिव, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन हमने क्या किया अभी? अगेंस्ट। अगेंस्ट का मतलब वर्क डन के कंजर्वेटिव फोर्स के खिलाफ। अभी क्या है? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करेगा तब क्या होगा बेटा? अगेंस्ट का उल्टा वाई होता है, तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स क्या हो गया? राइज की जगह फॉल हो गया, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव की जगह पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो गया। अब ये चीज़ मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि ऐसे समझाने से तो क्या ही समझ में आएगा। इधर देखो, मान ले ये बॉडी अभी यहाँ पे है और बॉडी को मुझे नीचे लेके आना है। एक बात बताओ, जब बॉडी नीचे आ रही होगी, जब बॉडी नीचे आएगी, जो ग्रेविटी है, ग्रेविटी का वर्क नीचे आते टाइम पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्योंकि जब नीचे आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो बेटा नीचे की तरफ लग रहा है, यानी कि कंजर्वेटिव फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे की तरफ हो रहा है, यानी कि बॉडी जब नीचे आएगी तब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। बॉडी जब ऊपर जाएगी वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पर जब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है कि कम रही है बेटा? ऑब्वियसली कम रही है ना, यानी कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स और कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। तो बेटा आपको ये फॉर्मूला, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करो, ये फॉर्मूला आपको सोते जागते याद रहना चाहिए। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, वेर यू इज व्हाट? पोटेंशियल एनर्जी। यू पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है बेटा। के काइनेटिक एनर्जी होता है, कि आपका काइनेटिक एनर्जी, यू बेटा आपका पोटेंशियल एनर्जी। ये चीज़ आपके दिमाग में रहनी चाहिए। चलो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्या मैं वर्क डन को बोल सकता हूँ कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू व्हाट इज वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? कंजर्वेटिव फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कंजर्वेटिव फोर्स जो बेटा आपका आ रहा है वो आ रहा है बेटा माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एस, माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा एस। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस डेल्टा मतलब क्या? बड़ा चेंज, इसको छोटा चेंज भी लिख सकते हैं, डी यू बाई डी एस। ये बेटा आपका
कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू क्या आ गया बेटा, माइनस डी यू बाई डी एस। ये चीज़ें आपको बेटा ये फॉर्मूला से डायरेक्टली सवाल आते हैं, तो आपको मैं एक आध सवाल करा के दिखाऊंगा, आपको समझ में आएगा। ये जो चीज़ है ना बेटा, डब्बा पूरा डब्बा में डाल के ये आगे काम आएगा, ये काम आएगा कि इसको पूरा एकदम कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक है बेटा। ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। चलो अभी मैं मिटाता हूँ, आपको एक सवाल देता हूँ, ठीक है। सवाल दूंगा तो आपको भी फील आएगी कि हम कर क्या रहे हैं। बोला है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, क्वेश्चन है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2x² माइनस एक्स, ठीक है। बोला है 2x² माइनस 2x² माइनस 16x, ऐसा बोला है। 2x² माइनस 16x बोला है पोटेंशियल एनर्जी। बोला है फाइंड द पॉइंट वेयर कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 0, यानी फोर्स कब जीरो होगा ये निकालने बोला है। कोई बड़ी बात नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी दिया है, फोर्स निकालने बोला है। पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स का हमको रिलेशन पता है, तो वो डायरेक्टली हम पुट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मत दो, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। फोर्स क्या होगा बेटा, माइनस डी यू बाई डी एस। यहाँ पे तो सब एक्स के टर्म में है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा, एक्स, ठीक है। तो फिर ये माइनस डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा बेटा, 2x² माइनस 16x माइनस 2 इंटू 2x माइनस 16। डिफ्रेंशिएशन आपको आता है, क्या बोला है, 4 0 होगा, यानी यहाँ पे 0 पुट कर दो, तो 0 इक्वल टू क्या आ रहा है, 4x माइनस 16, 4x इक्वल टू 16x इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू 4 मीटर में बॉडी में नेट फोर्स क्या लग रहा होगा बेटा, 0। अच्छा, इसका साफ साफ मतलब क्या है, इसका साफ साफ, अच्छा ऐसे सवाल ना बेटा आते हैं NWT में, इसके डायरेक्ट सवाल आते हैं। JEE मेंस में भी डायरेक्ट सवाल आते हैं। JEE मेंस में 2015-16 में आया था डायरेक्टली सवाल, उसमें कुछ x² x ऐसा करके कुछ दिया हुआ था, बोला था कहाँ पे 4 0 होता है। एकदम आसान सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। अगर आपको लगता है फाइंड द पॉइंट वेयर F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू 4 न्यूटन, क्या बोलेगा, मान लें 4 न्यूटन बोला, 0 की जगह बोल दिया 4 न्यूटन, तो 4 की जगह क्या पुट कर दोगे, 4 4 4 4, F की जगह क्या पुट कर दोगे, 4 4 4 4 पुट करोगे तो अगेन x की वैल्यू आप निकाल सकते हो कि नहीं। तो इस तरह के सवाल आते हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है सब सवाल करने में, ठीक है। अब अभी के लिए बेटा इन सवालों को नोट डाउन कर ले बिल्कुल से, कोई कठिन चीज़ नहीं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल आसान चीज़ है। हाँ तो बच्चों, अभी वर्क एनर्जी थोड़ा मैंने बताया था कंपटीटिव लेवल के लिए मैं आपको कराने वाला था, तो यहीं पे है वो। अच्छा ये बताओ फोर्सेस कितने टाइप के होते हैं, हमने क्या क्या पढ़े, हमने कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ा है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, आपका स्प्रिंग फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम 12th में पढ़ेंगे, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स हमारे सिलेबस में अभी है, तो उन्हीं की बात करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स में आ गया। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है बेटा, फ्रिक्शन हो गया, विस्कोसिटी हो गया, लेकिन हमारे सिलेबस में अभी क्या है, अभी फ्रिक्शन है, ठीक है। तो बेटा देख, एक बॉडी में कितने टाइप के फोर्स लग सकते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स लगता है, यानी कि स्प्रिंग फोर्स लग गया, ग्रेविटेशनल फोर्स लग गया, फ्रिक्शन भी लग सकता है, फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, और आपका एक एक्सटर्नल फोर्स लग सकता है। एक्सटर्नल फोर्स यानी कि नॉर्मल रिएक्शन हो गया, या मैंने धक्का लगा दिया, मैंने अपने हाथों से पुश कर दिया, या कोई भी थर्ड पार्टी फोर्स। तो अब जितना भी फोर्सेस इमेजिन कर लो, इन 3 कैटेगरी में हम फोर्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो अपने को पता है नेट वर्क डन इट्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, ये आप सबको पता है, ठीक है। F नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा, क्या मैं नेट वर्क डन को, F नेट को क्या लिख सकता हूँ, F कंजर्वेटिव फोर्स प्लस F नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस F एक्सटर्नल, इन तीनों का वेक्टर सम लिख सकता हूँ कि नहीं, जो नेट फोर्स लग रहा है इन तीनों का वेक्टर सम होगा, ठीक है, डॉट ds। एक बात बताएं, जो आपका नेट वर्क डन आ रहा है बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ ds को अंदर लिखे जा, कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F नॉन कंजर्वेटिव फोर्स डॉट ds प्लस इंटीग्रेशन ऑफ F एक्सटर्नल डॉट ds। यह आया कि नहीं आपको समझ में बेटा, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट। अच्छा इधर देखें, इधर देखें, जो नेट वर्क डन को इस तरफ लिख देते हैं, इज इक्वल टू क्या हो गया, वर्क डन नेट, ठीक है। ये बताओ ये क्या हो गया बेटा, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ये क्या हो गया, वर्क डन बाई नॉन, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स,
नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल। अच्छा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, याद होगा आपको, एफ डॉट डी एस, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, आपको याद होगा ये वाला चीज़, है ना। अच्छा ये क्या बता, एफ नॉट नेट डॉट डी एस। अच्छा एफ नॉट क्या, एफ नेट क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ नेट की जगह क्या हो जाएगा, एम ए, फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सीलरेशन डॉट डी एस, है ना। अच्छा एक्सीलरेशन को क्या लिख सकता हूँ मैं, थोड़ा टाइम पहले आपने देखा होगा डी वी बाई डी टी, देखा होगा कि नहीं। तो इस चीज़ को मैं दोबारा यहाँ पे लिख रहा हूँ, एम बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी यहाँ लेके चले जा, तो डी वी इंटू डी एस बाई डी टी। वॉट इज डी एस बाई डी टी, डी एस बाई डी टी इज वेलोसिटी, तो इंटीग्रेशन ऑफ एम बाहर, वी डी वी अंदर बचा कि नहीं, वी डी वी अंदर बचा, तो ये चीज़ रहा इक्वल टू ये चीज़ रहा, तो इसको दोबारा लिख देते हैं, वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स दैट मस्ट बी इक्वल टू एम, एम वी का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, वी स्क्वायर बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी मान ली यू है, फाइनल वेलोसिटी वी है, तो क्या ये एम वी स्क्वायर बाई टू माइनस एम यू स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, यानी ये क्या हो गया, के फाइनल माइनस के इनिशियल, इसको डेल्टा के बोल सकते हैं कि नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एक बार यहाँ तक लिख ले, फिर मैं आगे करा रहा हूँ, मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, अच्छा वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, थोड़ा याद कर, मैंने थोड़ा टाइम पहले यहाँ कहीं पे लिखाया था कि वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, याद है कि नहीं। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं उसको, माइनस डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा के आ रहा है कि नहीं, इसको वहाँ लेके चले जा, यानी वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू क्या आ रहा है, डेल्टा के प्लस डेल्टा यू, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। समझ में आया कि नहीं बेटा, ये वाला भी मिटा दे रहा हूँ, आप लोग लिख लो। यहाँ तक आप लोग लिख लो, ठीक है। अब एक चीज़ देखें, वर्क डन बाई बेटा नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इधर देखो, इसको मैं और अच्छे से लिखूंगा तो ये आएगा फाइनल इक्वेशन, वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के फाइनल माइ प्लस सॉरी डेल्टा के क्या होता है, के फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज करूंगा, यू फाइनल के फाइनल को एक साथ लिख ले, माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल हो गया कि नहीं, के इनिशियल इस तरफ जाएगा तो ठीक है, इनिशियल वाले को एक साथ, फाइनल वाले को एक साथ। तो ये आपका बेटा डिटेल्ड व्यू ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम बनता है, डिटेल्ड वर्क एनर्जी थ्योरम, एकदम सोचे, अगर कंपटीटिव एग्जाम देना ये सोचे जाते याद रहना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं, मैं बताता हूँ। देखो वर्क डन बाई तीन टाइप के फोर्स होते हैं, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, एक्सटर्नल। कंजर्वेटिव का हिसाब किताब पोटेंशियल एनर्जी रख रहा है, ठीक है। तो आपको किसके बारे में सोचना है, बस नॉन कंजर्वेटिव और एक्सटर्नल के बारे में। सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा होगा, लेकिन जब सम्स कराऊंगा आपको एकदम आसान लगेगा। तो वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस एक्सटर्नल क्या होता है, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, ये तो याद रह ही जाएगा, फाइनल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल माइनस इनिशियल काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन बाई सारे यहाँ वहाँ के फोर्सेस इक्वल टू सारे यहाँ वहाँ के फोर्सेस। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इसमें एक और चीज़, इस चीज़ को कहता है बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। अब एक और चीज़, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये एक और चीज़ है। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या कहती है, इफ वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू जीरो। अगर मान लीजिए जीरो हो गया तो क्या, अगर एल एच एस जीरो है तो क्या आर एच एस भी जीरो होगा, यानी कि के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। समझ में आ रहा है, ये तो जीरो है ना, वो लिख दिया मैंने, तो यहाँ पे आ गया के फाइनल प्लस यू फाइनल इज इक्वल टू के इनिशियल प्लस यू इनिशियल। इसको कहते हैं बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। मैं आपको पहले इनके सम्स कराऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी के सम्स कराऊंगा, फिर मैं
वर्क एनर्जी थ्योरम के सम्स कराऊंगा। तो अभी जितना सम्स होगा उन सब में वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा बेटा, 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी का चक्कर है। पोटेंशियल एनर्जी के अंदर क्या क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी के अंदर आएगा बेटा आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बताया था मैंने 2 टाइप के पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाए हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है बेटा, mgh। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। याद है मैंने आपको ये बताया था कि ज़मीन से ऊपर जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव बढ़ती है, ज़मीन की नीचे जाएगी तो पोटेंशियल एनर्जी गिरती है। लेकिन स्प्रिंग में कंप्रेशन हो या एक्सटेंशन हो, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा सेम रहती है। ये बताया हुआ था, जाके देख लो वीडियो में, ठीक है। नोट्स जाके चेक करो, आपको मिलेगा वहाँ पे। तो आपको बस इतना चीज़ दिमाग में रख लो, सम्स आपके ऐसे मक्खन जैसे होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बेटा आप नोट डाउन करो, जब सम्स कराऊंगा आपको प्रॉपर फील आ जाएगी कि क्या चल रहा है।